हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। वैदिक सभ्यता का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं मैं। और जो भी वैदिक सभ्यता का वीडियो डिटेल वाला नहीं देखे हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देखिए, उसके बाद ही टेस्ट दीजिए। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट, चाहे वो घटना चक्र से हो या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह से। जितने भी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो बार बार 10 साल में पूछे गए हैं, दरोगा हो, एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, सब में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं वैदिक सभ्यता के, वही लेकर मैं आया हूँ। और प्लीज़ जो डिटेल वाली वीडियो नहीं देखे उसको पहले देखिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। और जिन्होंने वीडियो देख लिया है वो टेस्ट देकर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, चलिए पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? देखिए वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल का समय क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में है। ठीक है, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, याद रखिएगा कितना है, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। ये ऋग्वैदिक काल हो गया। अगर उत्तर वैदिक काल बोलेगा तो 1000 से लेके 600 बीसी, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, ऋग्वैदिक काल क्या है, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वैदिक काल है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, जो शादी नहीं करती थी महिलाएं, उनको क्या बोलते थे? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। टोटल को मैं डिटेल से बता चुका हूं। उनको क्या कहा जाता था, अमाजू। क्या कहा जाता था, अमाजू। जितना बार रटिएगा उतना बार याद होगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता, अमाजू। ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बादल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल में बादल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो बादल को पर्जन्य कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बादल को क्या कहा जाता है, पर्जन्य। अजा किसको कहा जाते हैं, अजा कहा जाता है बकरी को। किसको, बकरी को अजा कह देते हैं। ठीक है, अवध किसको कह देते हैं, तो अवध कह देते हैं कुआं को। ठीक है, कुआं को अवध कहा जाता है। अखिल किसे कह देते हैं, प्रतिभूमि को, यानी जो खेती के लायक जो जमीन नहीं है उसको बोलते थे खील, बोलते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो बादल को क्या कहा जाता था, पर्जन्य कहा जाता था बादल को। पूरा डिटेल से मैं बता चुका हूं। दशराज युग का वर्णन ऋग्वेद किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में है दशराज युग का वर्णन? कितने मंडल हैं टोटल ऋग्वेद में? तो टोटल 10 मंडल हैं। तो बोलता है कि ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं, उसमें किस मंडल में दशराज युग का वर्णन है? ठीक है, टोटल डिटेल से बता चुका हूं मैं। तो ये है 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, इसमें सुदास की जीत होती है, याद रखिएगा। किस नदी किनारे? पारुसनी नदी किनारे दशराज युद्ध हुआ था। किस नदी किनारे? तब पारुसनी नदी किनारे। पारुसनी को अब किस नदी को किस नाम से जानते हैं? तब पारुसनी को अब रावी की नदी के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता जो इंद्र थे। ठीक है, क्या इन्हीं को पुरंदर के नाम से जानते हैं? पुरंदर। क्वेश्चन आता है कि पुरंदर किस देवता के लिए बोला जाता है, वर्ड यूज किया जाता है? तो इंद्र के लिए। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन? तो इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन? प्रजापति, जिनको ब्रह्मा जी बोला जाता है। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे किसके, ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन है? इंद्र है। पशुओं को देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पशुओं को देवता पूषण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है पशुओं को देवता? तो पूषण को कहा जाता है। सब डिटेल से मैं बता चुका हूं। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि ऋग्वेद किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ऋग्वेद किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन। इसमें वर्ण के बारे में बताया। कितने वर्ण होते हैं? 4 तरह के वर्ण होते हैं। ठीक है, ब्रह्म, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 तरह के वर्ण होते हैं। तो ये किसके बारे में, किस मंडल में बताया गया है? तो इसको 10वें मंडल में बताया गया ऋग्वेद के। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए पूरा मैं डिटेल से बताया हूँ। प्लीज़ जो भी देखें टेस्ट को देखकर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है।
कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद की संख्या कितनी? सब बहुत क्वेश्चन पूछता है, वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, सबकी संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, उपनिषदों का मतलब क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, इसमें ईश्वर प्लस आत्मा की चर्चा होती है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 108 होती है उपनिषद की संख्या। वैदिक सभ्यता को और किस नाम जानते थे? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये मैं पूरे डिटेल से बता दिया हूँ, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो आर्य जाति के लोग रहते थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वेदांग की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है ये। वेदांग की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, ये पूरे डिटेल से मैं बताया हूँ। तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन है? तो व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी, शिक्षा, कल्प और छंद, याद है टोटल 6 वेदांग है। वैशेषिक दर्शन संबंधित है किन से? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 66 बीपीएससी की पीटी में पूछा है। वैशेषिक दर्शन संबंधित है किससे? तो महर्षि कनाद से वैशेषिक दर्शन संबंधित है। ठीक है, भारतीय परमाणुवाद का जनक कोई पूछेगा तो किसको बोला जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक तो महर्षि कनाद को बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी की पीटी में 66 में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ठीक है, उसके बाद अगर रहेगा तो कृषि, अगर एक तो ऑप्शन में रहेगा तो पशुपालन पहले है, उसके बाद कृषि है। ठीक है, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। अब प्लीज़ कैसा लगा ये सीरीज बताइएगा हमें, और टेस्ट देकर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए कितना सही हुआ है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी आर्यों की भाषा। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेदिक काल में बलि क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 62 में बीपीएससी की पीटी में पूछा है। बलि क्या था? तो बलि एक प्रकार का टैक्स था। ऋग्वेदिक काल में बलि क्या था? तो बलि एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, क्या था? टैक्स था, जो उपज का 1/6 देना पड़ता था स्वेच्छा से, यानी अपने मन से लोग देते थे। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में बलि एक प्रकार टैक्स है जो उपज का 1/6 होता था, याद रखिएगा। सर मैं डिटेल से बता चुका हूँ। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो बिपाशा है ब्यास नदी का पुराना नाम। देखिए ऋग्वैदिक काल, देखिए बताया था मैं कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटा गया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में है। ठीक है, और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड आप लोग को बताना है। उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड कितना है? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर वैदिक काल का समय कितना है? तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में उत्तर वैदिक काल का समय है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राजा और राष्ट्र शब्द का वर्णन किस काल में हुआ है? ठीक है, राजा और राष्ट्र शब्द का वर्णन जो है किस काल में हुआ है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है। राजा और राष्ट्र का वर्णन जो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन बोला जाता था, राजा नहीं बोला जाता था, राजन बोला जाता। पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजन ना बोलकर राजा वर्ड का यूज किया गया है, ये कई बार पूछ चुका है। आश्रम व्यवस्था 16 श्रृंगार का वर्णन किस काल में मिलता है? ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था 16 श्रृंगार जो है ये उत्तर वैदिक काल मिलता है, प्लस 8 प्रकार की शादी, ये पूरे डिटेल से मैं बताया हूँ। 8 प्रकार की शादी, आश्रम व्यवस्था, 16 श्रृंगार, ये सब उत्तर वैदिक काल मिलता है। असुर विवाह में क्या होता था? असुर विवाह में क्या होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। असुर विवाह में ऑप्शन आपके सामने है। कन्या को दहेज देकर शादी, कन्या को दहेज, अब लड़का लोगों को दहेज दिया जाता ना, अब ना, पहले क्या था कि कन्या को दहेज देने वाली शादी थी असुर विवाह। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं घटना चक्र या किसी भी बुक में, उसको ही मैं डाला हूं यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता है। और ऋग्वैदिक काल में पूछेगा हल को, तो ऋग्वैदिक काल में हल को लागल, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है।
ऋग्वेदिक काल में हल को लागल, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंधर्व विवाह में क्या होती थी, मतलब गंधर्व विवाह किसको कहते थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो गंधर्व विवाह है आज के टाइम का प्रेम विवाह, यानी स्वयंवर बोलिए, स्वयंवर या प्रेम लव मैरिज बोलिए, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह होता है, स्वयंवर होता है। अनुलोम विवाह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है ये दम। अनुलोम विवाह में क्या होता है? अनुलोम विवाह, ठीक है, देखिए, जिस विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, यानी उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की महिला होगी, जिसमें शादी होगा, उसको अनुलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। अब प्रतिलोम विवाह में होता है उच्च वर्ण की महिला, मतलब उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति का लड़का रहेगा, उसको प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या है? अनुलोम विवाह। तो उच्च वर्ग का पुरुष यानी उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की, उसको बोलेंगे हम लोग, जब शादी होगा तो अनुलोम विवाह बोलेंगे। पूछा जाता है कई बार, याद रखिएगा। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता है? ऋण देकर यानी पैसा देकर उससे प्रॉफिट ले देते हैं, जिसको शुद्ध बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है? उसको बैकनोट बोला जाता था, बैकनोट यानी सूदखोर बोला जाता था। क्या बोलते हैं हम लोग? सूदखोर, बैकनोट। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैकनोट यानी सूदखोर कहा जाता था, याद रखिएगा। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? तो गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी कुछ वैसे बहुत से क्वेश्चन थे, लेकिन जितने क्वेश्चन बार बार 10 साल में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, चाहे वो फायर ब्रिगेड में पूछे, NTPC में पूछे, ग्रुप डी में पूछे, दरोगा में पूछे। लेवल पढ़ाऊंगा मैं दरोगा BPC के लिए, लेकिन MCQ सब एग्जाम के लिए आएगा आपको। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो महर्षि गौतम, ठीक है, गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो हैं भारत मध्य एशिया के बैक्टीरिया नामक स्थान से आए थे। ये कथन मैक्स मुलर का, इसको प्रमाणित माना गया है कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि निर्माता किनको कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, आप लोगों को पता भी होगा कि प्राचीन हिंदू विधि निर्माता किनको बोला जाता? मनु को बोला जाता। किनको बोला जाता? मनु को बोला जाता, याद रखिएगा। आर्य लोग भारत जो हैं तिब्बत से आए थे, ये कथन किसने दिया था? आर्य लोग, पूरे डिटेल से मैं बता दिया हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ से बोला गया है, ठीक है, सबका अलग अलग मत है। तो आर्य लोग भारत तिब्बत से आए थे, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दयानंद सरस्वती ने बोला था कि आर्य लोग तिब्बत से आए हैं, याद रखिएगा। भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, सत्यमेव जयते, भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है? सत्यमेव जयते। इसे कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बार बार पूछा जाता है, ये आपको पता भी होगा। 31 क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या बोलते थे? होत्री बोला जाता था। सब पूरे डिटेल से बता चुका हूं मैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सब PCS में पूछा जा चुका है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, तो शुल्ब सूत्र है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, इसलिए मैं उसमें बताना भूल गया था, इसलिए इसको ऐड किया हूँ। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? शुल्ब सूत्र है। क्वेश्चन आपके सामने है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। देखिए, मैं महाभारत आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, रामायण डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, 2 महाकाव्य जो हैं, तो मैं बता चुका हूँ कि महाभारत में 18 पर्व यानी 18 भाग, पर्व को भाग बोला गया उसमें, तो 18 पर्व है यानी 18 भाग है। उस 6ठे भाग में, ठीक है ना, कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया है। 18 भाग में
छठे 18 भाग में से छठे भाग में कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया है, इसलिए छठे भाग को ही श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऋग्वेद के ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार है। इसमें पुरुष सूक्त में बताया गया है, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल उसमें पुरुष सूक्त दिया गया है। आई पुरुष सूक्त में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहली बार वर्ण का जो सिस्टम बताया गया है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया। तो शूद्र का जो पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2-4 बार रिपीट किया था इसलिए मैं इसको डाला हूँ। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का यूज किसके लिए किया जाता है? तो व्रीहि शब्द का यूज चावल के लिए, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में तांडुल भी चावल के लिए किया जाता था, तांडुल। और वैदिक साहित्य में व्रीहि जो शब्द है वो चावल के लिए यूज किया जाता था, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बनाए कि एग्जाम में छूटे नहीं वैदिक सभ्यता से, याद रखिएगा, ठीक है। चारों आश्रम का संबंध है, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में, अब यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा। चारों आश्रम का संबंध है किस चीज से? तो जीवन के चरणों से चारों आश्रम का संबंध है। देखिए किसके बाद किस उपनिषद में बताया गया है? क्वेश्चन पूछेगा चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में बोला गया, बताया गया है? तो जबालो उपनिषद। कौन सा उपनिषद? जबालो उपनिषद। जब मैं उपनिषद पढ़ाया था तो बता चुका था, ठीक है। जबालो उपनिषद में चारों आश्रम के बारे में बताया गया। चारों आश्रम कौन कौन, चारों आश्रम कौन कौन है? एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम, याद रखिएगा। देखिए थोड़ा देर पहले बताया मैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए थे? ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन हो गए थे? पहले तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे ही आता है तो प्रिय देवता कौन हो जाते हैं? तो प्रिय देवता प्रजापति हो जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी का नाम है प्रजापति, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है? उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो हुआ कौशाम्बी में, याद रखिएगा। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम क्या था? आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम क्या था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए मैं इसको डाला हूँ। पहले आएगा कुल, उसके बाद आएगा ग्राम, उसके बाद विष, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र, ठीक है। तो ये प्रशासनिक का आरोही क्रम का इकाई है, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, याद रखिएगा। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछता है सिक्वली ढंग से कि इसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। पारुसनी नदी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। पारुसनी नदी को किस नाम से जानते हैं? तो रावी के नाम जानते हैं पारुसनी को, ठीक है। वैदिक काल में समाज का स्वरूप कैसा था? इन जो वैदिक सभ्यता था कैसा समाज था? तो पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। और हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। और वैदिक काल में पढ़िएगा तो पितृसत्तात्मक। बता चुका हूँ कि पितृसत्तात्मक का मतलब जिससे पहचान, पिता से जिसकी पहचान हो, ठीक है। पिता हेड हो उसमें और पिता से ही पहचान हो, उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। आज भी पितृसत्तात्मक ही हमारे देश में चलती है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया है? ठीक है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य, गद्य का मतलब कहानी है, पद्य का मतलब कविता, ठीक है। तो दोनों में किया गया है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है, याद रखिएगा। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, किस वेद में? ऑप्शन आपके सामने है। तो अथर्ववेद में प्रजापति को, सॉरी, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। देखिए मैं बता चुका हूँ था सभा और समिति के बारे में पूरी डिटेल से। सभा जो आज समय, जो उस समय राजन जो होते थे, राजन की सहायता के लिए सभा और समिति होती थी। तो सभा जो है आज का राज्यसभा और समिति आज का लोकसभा।
सभा जो श्रेष्ठ लोग का बैठक होता था, समिति में समान लोगों का बैठक होता था। ठीक है, तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद किसने लिखा? अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया अथर्ववेद। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से होती है? मौर्य वंश की जानकारी जो है, ऑप्शन आपके सामने है, मौर्य वंश की जानकारी आपको विष्णु पुराण से होगी। ठीक है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो है भगवान इंद्र के लिए किया गया है। सॉरी, बोल तो रहा हूँ सही, लेकिन ठीक गलती मार रहा हूँ। पुरंदर जो शब्द है किस देवता के लिए? भगवान इंद्र के लिए किया गया है। ठीक है, अब भगवान अग्नि जो है, अग्नि भगवान की जो वाइफ का नाम क्या था? बता चुका हूँ वीडियो में, स्वाहा। ये स्वाहा जो बोला जाता है यज्ञ के समय, तो ये स्वाहा जो ऐसा ही नहीं बोला था, अग्नि जो भगवान अग्नि है ना, उनकी वाइफ का नाम स्वाहा है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। और सभी नदियों की माता को, सभी नदी क्वेश्चन आएगा कि सभी नदियों की माता किसे कहा गया है? तो सरस्वती को कहा गया है। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती को कहा गया है। भारतीय संगीत के जनक कौन सा वेद? तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो है सामवेद है। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद किस मंडल में है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में किस मंडल में, 10 मंडल में से किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? याद रखिएगा, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन का MCQ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ। अब प्लीज़ शेयर कीजिए। उसके बाद अब महाजन पद का वीडियो आएगा पूरे डिटेल से। ठीक है, बन चुका है महाजन पद का पूरे डिटेल से, एकदम BPSC लेवल का, बहुत कुछ फैक्ट जो आप लोग जानते नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बाद महाजन पद का वीडियो आएगा। और साइंस का वीडियो भी मैं डाल दिया हूँ, पोस्ट कर दिया हूँ, उसको भी देखिए। सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और शेयर कीजिए प्लीज़। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।